नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूँ शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूँ एक नई कहानी और उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और अब पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। उन्हें एक निष्ठावान तथा समर्पित कर्मचारी बताया गया और उनके रिटायरमेंट जीवन की सुखमय कामना की गई थी। अंत में कार्यालय के मुख्य अधिकारी ने प्रशासन तथा साथी कर्मचारियों की ओर से एक सुंदर दीवार घड़ी, एक स्मृति चिन्ह के साथ ही रामचरितमानस की एक प्रति भी भेंट की थी। 38 वर्ष का लंबा सेवाकाल पूरा करके आज वे सरकारी अनुशासन से मुक्त हो गए थे। वह 2 बेटियों और 3 बेटों के पिता थे। अपनी सीमित आय में उन्होंने न केवल बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, बल्कि रिटायर होने से पहले ही उनकी शादियां भी कर दी थीं। इन सब जिम्मेदारियों को ढोते ढोते वे खुद भारी बोझ तले दब से गए थे। उनकी भविष्य निधि शून्य हो चुकी थी। विभागीय सहकारी सोसाइटी से बार बार कर्ज लेना पड़ा था, इसलिए उन्होंने अपनी निजी ज़रूरतों को बहुत सीमित कर लिया था। अक्सर पैंट शर्ट की जगह वे मोटे खद्दर का कुर्ता पजामा पहना करते। ऑफिस तक 2 किलोमीटर का रास्ता आते जाते पैदल तय करते। परिचितों में उनकी छवि एक कंजूस व्यक्ति की बन गई थी। बड़ा लड़का बैंक में काम करता था और उसका विवाह साथ में काम करने वाली एक लड़की के साथ हुआ था। मंझला बेटा एफसीआई में था और उसकी भी शादी अच्छे परिवार में हो गई थी। विवाह के बाद ही इन दोनों बेटों को अपना पैतृक घर बहुत छोटा लगने लगा। फिर बारी बारी से दोनों अपनी बीवियों को लेकर न केवल अलग हो गए, बल्कि उन्होंने अपना तबादला दूसरे शहरों में करवा लिया था। शायद वे अपने पिता की गरीबी को अपने कंधों पर ढोने को तैयार न थे। उन्हें अपने पापा से शिकायत थी कि उन्होंने अपने बच्चों को अभावों तथा गरीबी की ज़िंदगी जीने पर विवश किया। पर अब जबकि वे पैरों पर खड़े थे, क्यों न अपने श्रम के फल को स्वयं ही खाएं। हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। उनका तीसरा बेटा श्रवण कुमार साबित हुआ और उसकी पत्नी ने भी बूढ़े माता पिता के प्रति पति के लगाव को पूरा सम्मान दिया और दोनों तन मन से उनकी हर सुख सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करते रहते थे। सबसे छोटी बहू ने तो उन्हें बेटियों की कमी भी महसूस न होने दी थी। मम्मी पापा कहते कहते दिन भर उसकी ज़बान थकती न थी। सास ससुर की जरा भी तबीयत खराब होती तो वे परेशान हो उठती। सुबह सोकर उठती तो दोनों की चरण धूली माथे पर लगाती। सीमित साधनों में जहाँ तक संभव होता उन्हें अच्छा व पौष्टिक भोजन देने का प्रयास करती। सुबह जब वे दफ्तर के लिए तैयार होने कमरे में जाते तो उनका साफ सुथरा कुर्ता पजामा, रुमाल, पर्स, चश्मा, कलम ही नहीं बल्कि पॉलिश किए जूते भी करीने से रखे मिलते और वे गदगद हो उठते। ढेर सारी दुआएं अपनी छोटी बहू के लिए उनके होठों पर आ जाती। उस दिन को याद करके तो वे हर बार रोमांचित हो उठते जब वे रोज़ाना की तरह शाम को दफ्तर से लौटे तो देखा बहू बेटा और पोता पोती सब इस तरह से तैयार थे जैसे किसी शादी में जाना हो। इसी बीच पत्नी किचन से निकली तो उसे देखकर वे और हैरान रह गए। पत्नी ने बहुत सुंदर सूट पहन रखा था और आयु अनुसार बड़े आकर्षक ढंग से बाल संवारे हुए थे। पहली बार उन्होंने पत्नी को हल्की सी लिपस्टिक लगाए भी देखा था। यह टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो, आपका ही घर है, पत्नी बोली। पर यह सब बात क्या है, किसी शादी में जाना है? सब बता देंगे, पहले आप तैयार हो जाइए। पर आखिर जाना कहाँ है? यह अचानक किसका न्योता आ गया है? पापा, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। बड़ा मासूम अनुरोध था बहू का। आप झट से हाथ मुंह धोकर ये कपड़े पहन लीजिए, हमें देर हो रही है। वह हड़बड़ाए से बाथरूम में घुस गए। बाहर आए तो पहले से तैयार रखे कपड़े पहन लिए। तभी पोता पोती आ गए और अपने बाबा को घसीटते हुए बोले, चलो ना दादा, बहुत देर हो रही है। और जब कमरे में पहुँचे तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। रंग बिरंगी लड़ियों तथा फूलों से कमरे को सजाया गया था। मेज पर एक बड़ा सुंदर केक सजा हुआ था। दीवार पर चमकदार पेपर काट कर सुंदर ढंग से लिखा गया था, पापा को स्वर्ण जयंती जन्मदिन मुबारक हो। वह तो जैसे गूंगे हो गए थे। हठ पूर्वक उनसे केक कटवाया गया था और सभी ने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाते हुए हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे पापा कहा। तभी बहू और बेटा उन्हें एक पैकेट पकड़ाते हुए बोले, जरा इसे खोलिए तो पापा। पैकेट खोला तो बहुत प्यारा सिल्क का कुर्ता
और पजामा उनके हाथों में था। यह हम दोनों की ओर से आपके 50वें जन्मदिन पर छोटा सा उपहार है पापा। उनका गला रुंध गया और आंखें नम हो गईं। खुश रहो मेरे बच्चों, अपने गरीब बाप से इतना प्यार करते हो। काश वह दोनों भी। बहू, एक दिन मैं तुम्हें इस प्यार और सेवा के लिए पुरस्कार दूंगा। आपके आशीर्वाद से बढ़कर कोई दूसरा पुरस्कार नहीं है पापा। यह सब कुछ आपका दिया ही तो है। आप जो सारा विष स्वयं पीकर हम लोगों को अमृत पिलाते रहते हैं। सेवानिवृत्त होकर जब वे घर पहुंचे तो पत्नी ने आरती उतारकर स्वागत किया। बहू, बेटे, पोते पोती ने फूलों के हार पहनाए और चरण स्पर्श किए। कुछ साथी घर तक छोड़ने आए थे, कुछ पड़ोसी भी मुबारक देने आ गए थे। उन सबको जलपान कराया गया। बड़े बेटे व बहुएं इस अवसर पर भी नहीं आ पाए। किसी न किसी बहाने ना आ पाने की मजबूरी जताकर फ़ोन पर क्षमा याचना कर ली थी उन्होंने। अतिथियों के जाने के बाद उन्होंने बेटे बहू से कहा था, लो भाई, अब तक तो हम फिर भी कुछ न कुछ कमा लाते थे, आज से निठल्ले हो गए। फंड तो पहले ही खा चुका था। ग्रेच्युटी में से सोसाइटी ने अपनी रकम काट ली। ये 80,000 का चेक संभालो, कुछ पेंशन मिलेगी। कुछ न बचा सका तुम लोगों के लिए। अब तो पिंकी और राजू की तरह हम बूढ़ों को भी तुम्हें ही पालना होगा। बहू रोदी थी, सुबकते हुए बोली थी, बेटी को ये गाली नहीं देते पापा, यह चेक आज ही मम्मी के खाते में जमा कर दीजिए। आपने अपनी भूख प्यास कम करके, मोटा पहनकर, पैदल चलकर, एक एक पैसा बचाकर बेटे बेटियों को आत्मनिर्भर बनाया है। आप इस घर के देवता हैं पापा, हमारी पूजा को यूँ लज्जित न कीजिए। उन्होंने अपनी सुबकती हुई बहू को पहली बार सीने से लगा लिया था और बिना कुछ कहे उसके सिर पर हाथ फेरते रहे थे। समय अपनी निर्बाध गति से चलता जा रहा था। अचानक एक दिन उनके हृदय की धड़कन के साथ ही जैसे समय रुक गया। घर में कोहराम मच गया। भले चंगे वे सुबह की सैर को गए थे, लौटकर स्नान आदि करके कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। बहू चाय का कप टिपाई पर रख गई थी। अचानक उन्होंने बाईं ओर छाती को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा की लकीरें फैलती गईं और शरीर पसीने से तर हो गया। उनके कराहने का स्वर सुनकर सभी दौड़े आए थे, पर मृत्यु ने डॉक्टर को बुलाने तक की मोहलत ना दी। देखते ही वह एकदम शांत हो गए थे। यूँ लगता था जैसे बैठे बैठे सो गए हों, पर यह नींद फिर कभी न खुलने वाली नींद थी। शव यात्रा की तैयारी हो चुकी थी। बाहर रह रहे दोनों बेटों का परिवार, बेटियां व दामाद सभी पहुंच गए थे। बेटियों और छोटी बहू ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। पत्नी की तो जैसे दुनिया ही वीरान हो गई थी। शव यात्रा के रवाना होते होते लोगों की काफ़ी भीड़ जुट गई थी। बेटे ये देखकर हैरान थे कि इस अंतिम यात्रा में शामिल बहुत से चेहरे ऐसे थे जिन्हें उन्होंने पहले कभी न देखा था। पिता के कई लंबे चौड़े संपर्क नहीं थे। तब न जाने ये अपरिचित लोग क्यों और कैसे इस शोक में न केवल शामिल होने आए थे, बल्कि वे गहरे गम में डूबे हुए दिखाई दे रहे थे। क्रियाकर्म के बाद दोनों बेटे, बड़े बहुए और बेटियां विदा हो गए। अंतिम रस्मों का सारा व्यय छोटे बेटे ने ही उठाया था, क्योंकि बड़ों का कहना था कि पिता की कमाई तो वही खाता रहा है। मेहमानों से फुर्सत पाकर छोटे बहू बेटे का जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। बेटे के ऑफिस चले जाने के बाद घर में बहू व सास प्रायः उनकी बातें ले बैठती और रोने लगती, फिर एक दूसरे को स्वयं ही सांत्वना देती। कुछ ही दिन बीते थे। रविवार को सभी घर पर थे। किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। बेटे ने द्वार खोला तो एक अधेड़ उम्र के सज्जन को सामने पाया। बेटे ने पहचाना कि पिताजी की शव यात्रा में वह अनजाना व्यक्ति आंसू बहाते हुए चल रहा था। आइए अंकल, अंदर आइए, बैठे ना, बेटे ने विनम्रता से कहा। तुम मुझे नहीं जानते बेटा, तुम मुझ जैसे अनेक लोगों को नहीं जानते जिनके आंसुओं को तुम्हारे पिताजी ने हंसी में बदला, उनकी गरीबी दूर की। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अंकल, आप, बेटा बोला। मैं तुम्हें समझाता हूँ बेटे, 10 साल पहले की बात है। तुम्हारे पिता दफ्तर जाते हुए कभी कभी मेरे खोखे पर एक कप चाय पीने के लिए रुक जाते थे। मैं एक टूटे खोखे में पुरानी सी केतली में चाय बनाता और वैसे ही कपों में ग्राहक को देता था। मैं खुद भी उतना ही फटेहाल था जितना मेरा खोखा। मेरे ग्राहक गरीब मजदूर होते थे क्योंकि मेरी चाय बाज़ार में सबसे सस्ती थी। तुम्हारे पिता जब भी चाय पीते तो कहते, क्या गजब की चाय बनाते हो दोस्त, ऐसी चाय बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिल सकती। अगर तुम जरा ढंग की दुकान बना लो, साफ़ सुथरे बर्तन और कप रखो, ग्राहकों के बैठने का प्रबंध हो, तो अच्छे अच्छे लोग लाइन लगाकर तुम्हारे पास चाय पीने आएँ। मैं कहता, क्या करूं बाबूजी, घर परिवार की रोटी पानी मुश्किल से चलती है, दुकान बनाने की तो सोच ही नहीं सकता।
और एक दिन तुम्हारे पिताजी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आए और बोले, लो दोस्त, तुम्हारे लिए एक दुकान मैंने अगले चौक पर ठीक कर ली है। 3 माह का किराया पेशगी दे दिया है। उसमें कुछ फर्नीचर भी लगवा दिया है और क्रॉकरी बर्तन भी रखवा दिए हैं। रविवार को सुबह 8 बजे मुहूर्त है। मैं उनकी बातें सुनकर हक्का बक्का रह गया। उनकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आई थी, तो उन्होंने सीधे साधे शब्दों में मुझे सब कुछ समझा दिया। शायद ये बात आप लोग भी नहीं जानते कि वे अपनी नौकरी के साथ साथ ओवर टाइम करके कुछ अतिरिक्त धन कमाते थे। उन्होंने मुझे बताया कि वे ओवर टाइम की रकम वे बैंक में जमा कराते रहते थे। मेरी दूरदर्शा को देखकर उन्होंने योजना बनाई थी और वे कई दिनों तक मेरे खोखे के आसपास किसी उपयुक्त दुकान की तलाश करते रहे और आखिर उनकी तलाश सफल हो गई। वह दुकान को पूरी तरह तैयार करवाकर मुझे बताने आए थे कि अगले रविवार मुझे अपना काम वहाँ शुरू करना है। अगले रविवार को मेरी उस दुकान का मुहूर्त हुआ तो बरबस मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। मैं उनके चरणों में झुक गया। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था कि किन शब्दों में मैं उनका धन्यवाद करूं। उन्होंने तो मेरे जीवन की काया ही पलट दी थी। एक दिन मुझे एक बैंक पासबुक पकड़ाते हुए उन्होंने कहा था, मैंने ये सब तुम्हारे उपकार के लिए नहीं किया, इसमें मेरा भी स्वार्थ है। नई दुकान पर तुम्हें जितना भी लाभ होगा उसका 5% तुम स्वयं ही मेरे इस खाते में जमा कर दिया करना। उनके आशीर्वाद ने ऐसा करिश्मा कर दिखाया कि मेरी दुकान दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करती गई और आज वह दुकान एक शानदार रेस्तरां का रूप ले चुकी है। मैं और मेरा बेटा तो अब उसका प्रबंध ही देखते हैं। आज तक नियमित रूप से मैं लाभ का 5% इस पासबुक में जमा करा रहा हूँ। इसी तरह एक बूढ़ा सिर पर फल की टोकरी उठाए गली गली भटककर अपनी रोजी रोटी चलाता था। बढ़ती उम्र के साथ उसका शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि टोकरी का वजन सिर पर उठाना उसके लिए कठिन होने लगा था। एक दिन इसी तरह केलों की टोकरी उठाए जब वह बूढ़ा चिलचिलाती धूप में घूम रहा था तो संयोग से तुम्हारे पापा पास से गुजरे थे। सहसा बूढ़े को चक्कर आ गया और वह टोकरी समेत गिर गया। तुम्हारे पापा उसे सहारा देकर फौरन एक डॉक्टर के पास ले गए और उसका उपचार कराया। उसके बाद बूढ़े ने उन्हें बताया कि वह 600 रुपये मासिक पर एक अमीर आदमी के लिए फल की फेरी लगाता है, जिसने इस तरह के और भी 10-15 लाचार लोगों को इस काम के लिए रखा हुआ है जो गली गली घूमकर उसका फल बेचते हैं। तुम्हारे पिताजी उस बूढ़े की हालत देखकर द्रवित हो उठे और मुझसे बोले, मैं इस बुजुर्ग के लिए कुछ करना चाहता हूँ, जरा मेरी पासबुक देना। कुछ ही दिन बाद उन्होंने एक ऐसी रेहड़ी तैयार करवाई जो चलने में बहुत हल्की थी। रेहड़ी उस बूढ़े के हवाले करते हुए उन्होंने कहा था, इस रेहड़ी पर बढ़िया और ताज़ा फल सजाकर निकला करना। आपकी रोजी रोटी इससे आसानी से निकल आएगी। काम शुरू करने के लिए ये 10,000 रुपये रख लो। और हाँ, मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। अपने काम में आपको जो लाभ हो उसका 5% श्यामलाल को दे दिया करना, ताकि यह मेरे खाते में जमा करा दे। वह बूढ़ा तो अब इस दुनिया में नहीं है, पर उसी रेहड़ी की कमाई से अब उसका बेटा एक बड़ी फल की दुकान का मालिक बन चुका है। वह भी अब तक नियमित रूप से लाभ का 5% मेरे पास जमा कराता है, जिसे मैं तुम्हारे पिताजी की पासबुक में जमा करता रहता हूँ। उस बूढ़े के बाद उन्होंने 7-8 वैसे ही दूसरे फेरी वालों को रेहड़ियाँ बनवा कर दी, जो अब खुशहाली का जीवन बिता रहे हैं और उनके लाभ का भाग भी इसी पासबुक में जमा हो रहा है। इतना ही नहीं, एक नौजवान की बात बताता हूँ। एमए पास करने के बाद जब उसको कोई नौकरी न मिली तो उसने पटरी पर बैठकर पुस्तकें बेचने का काम शुरू कर दिया। एक बार तुम्हारे पिताजी उस ओर से निकले तो उस पटरी वाली दुकान पर रुककर पुस्तकों को देखने लगे। यह देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ कि उस युवक ने घटिया स्तर की अश्लील पुस्तकें बिक्री के लिए रखी हुई थीं। लाला जी ने जब उस युवक से शोक जाहिर किया तो वह लज्जित होकर बोला, क्या करूं बाबूजी, साहित्य में एमए करके भी नौकरी ना मिली। घर में माँ बिस्तर पर पड़ी मौत से संघर्ष कर रही हैं। 2 बहनें शादी लायक हैं। ऐसे में कुछ न कुछ कमाई का साधन जुटाना ज़रूरी था। अच्छी पुस्तकें इतनी महंगी हैं कि बेचने के लिए खरीदने की मेरे पास पूंजी नहीं है। ये पुस्तकें काफ़ी सस्ते मिल जाती हैं और लोग किराए पर भी ले जाते हैं। इस तरह कम पूंजी में गुजारे लायक आय हो रही है। यदि चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ आर्थिक सहायता कर सकता हूँ। यदि तुम वादा करो कि इस पूंजी से केवल उच्च स्तर की पुस्तकें ही बेचने के लिए रखोगे तो मैं 40,000 रुपये तुम्हें उधार दे सकता हूँ, जिसे तुम अपनी सुविधानुसार धीरे धीरे वापस कर सकते हो। मेरा तुम पर कोई एहसान न रहे, इसके लिए तुम मुझे अपने लाभ का 5% अदा करोगे। शायद तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि तुम्हारे पिताजी द्वारा लगाया गया वह पौधा आज फल फूलकर कैपिटल बुक डिपो के रूप में एक बड़ा वृक्ष बन चुका है और शहर में उच्च स्तर की पुस्तकों का एकमात्र केंद्र बना हुआ है। एक बार मैंने तुम्हारे पिताजी से पूछा था
बाबूजी बुरा न माने तो एक बात पूछूं? वह हंसकर बोले थे, तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगा? तुम तो मेरे छोटे भाई हो। कहो क्या बात है? आपने बीसियों लोगों की ज़िंदगी को अंधेरे से निकालकर उजाला दिया है, उनकी बेबसी और लाचारी को समाप्त करके उन्हें स्वावलंबी बनाया है। कटवन पर आप स्वयं सदा ही अत्यंत सादा जीवन व्यतीत करते रहे हैं। कभी एक भी पैसा आपने अपनी सुविधा या सुख के लिए व्यय किया हो, मुझे नहीं लगता। आखिर बैंक में जमा यह सब रुपए। और बीच में ही मेरी बात काट दी थी उन्होंने। वे बोले थे, यह सब मेरा नहीं है श्यामलाल, इस पासबुक में जमा एक एक पैसा मेरे छोटे बेटे और बहू की अमानत है। तुम्हें छोटा भाई कहा है, तभी तुमसे कहता हूँ। मेरे बड़े बेटे और बहुएं अपने अपने बच्चों को लेकर मेरे बुढ़ापे का सारा बोझ छोटे बेटे पर छोड़कर दूसरे शहरों में जा बसे हैं, और ये मेरे छोटे बच्चे दिन रात मेरे सुख और आराम की चिंता में रहते हैं। बहू ने तो मेरी दोनों बेटियों की कमी पूरी कर दी है। मेरा उससे वादा है श्यामलाल कि मैं उसे एक दिन उसकी सेवा का पुरस्कार दूंगा। मेरी बात गांठ बांध लो। जब मैं न रहूं तब ये पासबुक जाकर मेरी बहू के हाथ में दे देना और उन्हें सारी बात समझा देना। मैंने अपनी वसीयत भी इस लिफाफे में बंद कर दी है, जिसके अनुसार ये सारी पूंजी मैंने अपनी बहू के नाम कर दी है। यही उसका पुरस्कार है। बहू की आंखों से गंगा जमुना बह चली थी। श्यामलाल ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए एक लिफाफा और पासबुक उसके हाथों में थमा दिए। बहू रोते रोते उठ खड़ी हुई और धीरे धीरे चलकर पिता की तस्वीर के सामने जा पहुंची और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। उसके मुख से केवल इतना ही निकला, पापा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।